हेलो एवरीबॉडी। हमने हमारी रिकॉल सीरीज स्टार्ट की है और रिकॉल सीरीज में हम आज लेने वाले ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये जो ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। तो ये चैप्टर नंबर 6 है और ये चैप्टर नंबर 6 आपको 3 to 5 मार्क्स में ऑलवेज एग्जाम में पूछा गया है। बीच में एक May 25 अटेम्प्ट में नहीं पूछा गया था। उसके अलावा ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कॉन्सेप्ट हर अटेम्प्ट में टेस्ट होता है। 3 से लेके 5 मार्क्स के भीतर, उसके अंदर 4 मार्क्स का भी हो सकता है, 5 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ याद क्या करना है? हमें सबसे पहले याद करना है जो हमारा ऐसे 230 है वो बिलोंग करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को। मतलब कि आप कभी भी क्वेश्चन पेपर के अंदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ो तो आपको होना चाहिए कि हमें ऐसे 230 का वहां पे रेफरेंस देना है। ठीक है, अब ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले हम क्या रिकॉल करेंगे? सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन रिकॉल करेंगे। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे मैं पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। आपको अगर आपके पास टाइम है तो आप भी लिख सकते हो। अगर आप 1.5x पे देख रहे हो तो आप नहीं लिख पाओगे। हमारा यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस का भी कॉन्सेप्ट है और रिकॉल करवाने का भी है। तो मैं सबसे पहले राइट करता हूँ डेफिनेशन, देन हम रिकॉल के ऊपर जाएंगे। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन क्या है? तो रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। देखो स्टार्ट कैसे होगा? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ओके, रेफर्स टू द, ये क्या क्या रेफर करता है? 3 चीजें रेफर करता है। कौन सी? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, relevant audit evidence obtained, and conclusion the auditor reached। ठीक है, तो अगर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन बोली जाए तो क्या लिखेंगे? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू द record of audit procedure performed, relevant audit evidence obtained, and conclusion the auditor reached। ठीक है, यहाँ पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उसको अगर कोई और कुछ और बोलना है तो हम क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ पे उसको बोल सकते हैं वर्किंग पेपर या वर्क पेपर्स। वर्किंग पेपर्स और वर्क पेपर। ठीक है, इसको वर्किंग पेपर या वर्क पेपर भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है? जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, एंड कंक्लूजन द ऑडिटर रीच, टर्म सच एज एक मिनट, टर्म सच एज वर्किंग पेपर और वर्क पेपर्स आर ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, अगर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिखा है तो वर्किंग पेपर्स या वर्क पेपर भी लिखा हो तो हमें उसको ऐसे 230 के साथ कनेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे हम बुक में देखते हैं। तो बुक में देखो, ये रहा सबसे पहला। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, एंड कंक्लूजन द ऑडिटर रीच्ड। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन बोल जाते हैं। तो डेफिनेशन हमारी क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, एंड कंक्लूजन द ऑडिटर रीच्ड। ठीक है, टर्म सच एज वर्किंग पेपर्स और वर्क पेपर आर ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम सीधे जाएंगे पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो हम अब पर्पस की बात करते हैं। पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन।
तो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या है वो देख लेते हैं। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के टोटल 6 पर्पस है, ठीक है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के 6 पर्पस में से सबसे पहला पर्पस हमारा है असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम, ठीक है, असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। सेकेंड पर्पस हमारा क्या है? तो सेकेंड पर्पस भी एंगेजमेंट टीम के रिगार्डिंग ही है। सेकेंड पर्पस हमारा है असिस्ट करना है हमें, असिस्टिंग द मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम, the member of engagement team to direct and supervise the audit and discharge their review responsibility। देखो, पहले दो पर्पस याद करते। पहला पर्पस क्या बोलता है? हम जो हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो एंगेजमेंट टीम मेंबर को हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? प्लान एंड परफॉर्म करने में ऑडिट। तो असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। सेकंड क्या बोला है? सेकंड बोला है ये असिस्ट करता है मेंबर को, असिस्ट करता है मेंबर को। मेंबर मतलब जो ऑडिटर है उसकी बात यहाँ पे चल रही है। ऑडिटर को ये कैसे असिस्ट करता है वो समझो। तो वो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को, जो हमारे एंगेजमेंट टीम है उसको डायरेक्ट या तो सुपरवाइज कर पाएंगे ऑडिट के लिए और डिस्चार्ज कर पाएंगे उनकी रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो मेंबर के यहाँ पे दो काम है। मेंबर का पहला काम क्या है? मेंबर का पहला काम है एंगेजमेंट टीम मेंबर को डायरेक्ट करना और सुपरवाइज करना ऑडिट के लिए कि भाई ऑडिट किस तरीके से होता है और कैसे होता है। और सेकंड वर्क क्या है? डिस्चार्ज करना उसकी खुद की रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो मेंबर होगा, जो ऑडिटर होगा, उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने की। तो जो भी उसमें वर्क किया है उसको रिव्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेंबर की। तो ठीक है, देखो पहला क्या है? असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। सबसे पहला एंगेजमेंट टीम को हम असिस्ट कर सकते हैं। भाई प्लान और परफॉर्म किसे करना है? ऑडिट को। असिस्ट करता है मेंबर को। मेंबर को क्या असिस्ट करता है? दो लेवल पे असिस्ट करता है। पहला क्या है? पहला है एंगेजमेंट टीम टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट वर्क, और सेकेंड है डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब थर्ड क्या है? थर्ड है एनेबल करता है, एनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम। अब है ना, एंगेजमेंट टीम को हम ईटी ही लिखेंगे आगे, या तो फिर ENG.team, ठीक है। यही अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर छोटा ही लिखेंगे। तो क्या इनेबल करता है एंगेजमेंट टीम को? तो टू अकाउंटेबल फॉर दिस वर्क, फॉर इट्स वर्क। तो थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड बोल रहा है इनेबल करता है एंगेजमेंट टीम को कि वो अकाउंटेबल है फॉर इट्स वर्क। अकाउंटेबल का मीनिंग होता है रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होना या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब कि सीधी सीधी बात है, कोई वर्क किया है, अगर डॉक्यूमेंट होगा तो डॉक्यूमेंट में उस वर्क के सामने जिस बंदे का नाम लिखा होगा वो बंदा उस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल रिमूव कर देता हूँ। हमें एग्जाम के टाइम पे अकाउंटेबल वर्ड ही यूज करना है। तो क्या है? सी, एनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। आगे बढ़ते उससे पहले ये तीनों के तीन हम याद करेंगे। सबसे पहले हमने तीन पढ़े, ये तीनों की तीन हमें आने ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था असिस्ट करता है एंगेजमेंट टीम को प्लान और परफॉर्म करने के लिए ऑडिट, ठीक है। असिस्ट द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। सेकंड क्या है? असिस्टिंग अ मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट, ठीक है। क्या था? असिस्टिंग द एंगेजमेंट मेंबर, असिस्टिंग मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम, असिस्टिंग मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम टू, पहला काम क्या था? डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट।
एंड सेकंड क्या था, डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने उसके बाद देखा अकाउंटेबल। अकाउंटेबल किस चीज के लिए, इनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। देखो और कुछ हाईलाइट करना है आपको स्पेसिफिक, तो यहाँ पे इतना याद रहना ही चाहिए। प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट क्या है, असिस्ट द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट। सेकंड, assisting member of the engagement team to direct and supervise the audit and discharge their review responsibility। तो ये कीवर्ड्स है, ये तो मिनिमम आपके आंसर के अंदर आने ही चाहिए, ठीक है। थर्ड थर्ड है इनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। तो अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, देखो ये कीवर्ड है। प्लान एंड परफॉर्म ऑफ द ऑडिट इतना याद रहा, उसके बाद उसके आगे लगाओ assisting engagement team to plan and perform the audit, assisting the engagement to plan and perform the audit। then second था हमारा assisting member of engagement team to direct and supervise the audit and discharge their review responsibility। थर्ड क्या था, engagement team to accountable for its work। ठीक है, तीनों के तीन याद रह गए, ठीक है। अब बाकी के तीन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी के तीन में तीसरा क्या बोलता है, चौथा क्या बोलता है, ABCD, retaining the record of retaining a record of retaining a record of matter of continue significance of to future audit। ठीक है, तो फोर्थ क्या बोल रहा है, रिटेन करते हैं हम रिकॉर्ड को। कौन कैसे रिकॉर्ड को, जो है कंटिन्यू सिग्निफिकेंस टू द फ्यूचर ऑडिट। कौन से हम यहाँ पे रिकॉर्ड रिटेन करते हैं, रिकॉर्ड को जो फ्यूचर ऑडिट के लिए हमारे लिए सिग्निफिकेंस हो या फ्यूचर के लिए एक रेफरेंस के लिए हम कुछ रिकॉर्ड्स को परमानेंटली रिटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो पढ़ो एक बार, रिटेनिंग अ रिकॉर्ड, बोलो मेरे साथ, रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर ऑफ कंटिन्यू सिग्निफिकेंस ऑफ टू फ्यूचर ऑडिट। ABCD। ई क्या बोलता है, ई बोलता है, ई बोल रहा है कि ई बोलता है हमें, ई क्या बोल रहा है, ई बोल रहा है भाई हमें एक इनेबल करना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद SQC1। तो लिखो मेरे साथ, इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू and inspection in accordance with SQC1। ठीक है, बोलो क्या SQC1 क्या बोलता है, SQC1 बोलता है भाई आपको एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना पड़ेगा और इंस्पेक्शन करना पड़ेगा अपनी फर्म में, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो क्या ये जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन है वो स्मूथ जाएगा, यस ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन स्मूथ जाएगा। तो बोलो इनेबलिंग द कंडक्ट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद SQC1। ठीक है, enabling the conduct of quality control review and inspection in accordance with SQC1। then F क्या बोलता है, enabling। अब हमने जो इंस्पेक्शन किया वो इंटरनल था, वो फर्म के एरिया के हिसाब से था। SQC1 जो है ना वो फर्म को लगता है, SQC1 हमारा फर्म को लगता है। तो जो ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और इंस्पेक्शन था वो फर्म के हिसाब से था। क्या इंस्पेक्शन SQC1 के अलावा भी हो सकता है, यस वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो लिखो F, इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। ठीक है, वो इंटरनल इंस्पेक्शन था, ये एक्सटर्नल इंस्पेक्शन है। तो एक्सटर्नल इंस्पेक्शन किसके हिसाब से हो सकता है, तो इन अकॉर्डेंस विथ इंटरनल
इंस्पेक्शन करने को SQC1 बोलता है। एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करने को लिए कौन कौन बोल सकते हैं? तो इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल लॉ, कोई लॉ के अंदर हम आते हैं तो लॉ बोल सकता है हमें। रेगुलेशन के अंदर लीगल रेगुलेटरी और अदर रिक्वायरमेंट, मतलब कि नाफरा के अंदर भी हमारा इंस्पेक्शन हो सकता है। ICAI एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करवाना चाहता है हमारी फर्म के ऊपर तो कर सकता है, तो ठीक है। तो टोटल ये 6 थे, उसमें से पहले 3 हमने कर लिए। पहले 3 कौन से थे? पहले 3 थे असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। सेकंड था असिस्टिंग मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम। मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम को किसके लिए? 2 चीज के लिए हम असिस्ट करते हैं, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट एंड डिस्चार्ज द रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड कौन सा था? थर्ड था इनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। उसके अलावा फोर्थ क्या था? फोर्थ था हमारा रिटेंशन करना। क्या रिटेंशन करना? रिकॉर्ड को रिटेन करना। तो रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर ऑफ कंटिन्यू सिग्निफिकेंस ऑफ अ फ्यूचर ऑडिट। ठीक है। उसके बाद क्या था? उसके बाद था एक इंटरनल इंस्पेक्शन और एक एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। तो इंटरनल इंस्पेक्शन में क्या लिखना था? इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन अकॉर्डेंस विथ SQC1। उसके अलावा इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ इंटरनल इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल लीगल लॉ, रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो देख लो। फिफ्थ क्या था? कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन अकॉर्डेंस विथ SQC1 और कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट। तो ये 6 चीजें याद रह गई। फटाफट क्या करो, अगर मेरे साथ लिख दिया है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है ना तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करो। ये 6 चीजें फटाफट है ना एक बार पढ़ के याद करके एक बार लिख दो, हार्डली 5 to 7 मिनट्स लगेगा। ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे अब फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। देखो मैं बोलूंगा May 26 के लिए इंपॉर्टेंस की बात करूं तो May 26 के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पर्पस इंपॉर्टेंट हो जाता है May 26 के लिए कि ये 3 मार्क्स में ये 6 के 6 आपको इंपॉर्टेंस पर्पस लिखने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो May 26 के लिए एक ये इंपॉर्टेंट है एंड सेकेंड ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है May 26 के लिए। तो मैं जितना बता रहा हूं उतना तो आप करके ही जाना। फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटर्नल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो क्या बोले? फॉर्म कैसा होना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए और एक्सटेंट कितना एक्सटेंट होना चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। तो इन लोगों ने पहले क्या बोला? ऑडिटर शैल प्रिपेयर अ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू इनेबल एन एक्सपीरियंस ऑडिटर। क्या बोले? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ में आए। तो द ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑडिटर को कैसा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहिए जो एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ में आए। और कौन सा एक्सपीरियंस ऑडिट? जिसका कोई भी नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट, जिसका कोई भी कनेक्शन ना हो पर्टिकुलर उस ऑडिट के साथ। तो बोलो मेरे साथ, ऑडिटर शैल प्रिपेयर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू इनेबल एन एक्सपीरियंस ऑडिट हैविंग अ नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट। ठीक है, चलो बोलो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए? तो हमें एक ऐसा ऑडिट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना चाहिए जो हमें एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ में आए। और ये एक्सपीरियंस ऑडिटर कैसा होना चाहिए? जिसका ऑडिट के साथ प्रीवियसली हमने जो भी ऑडिट किया उसके साथ उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो द ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू इनेबल एन एक्सपीरियंस ऑडिट हैविंग अ नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट। ओके, अब ये हम इनेबल कैसे करेंगे भाई? ये चीज कैसे हम लाएंगे कि ये फॉर्म कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ में आए और जिसका कनेक्शन ना? उसके लिए है ना ऐसे ने 3 चीजें बोली। 3 चीजों में क्या बोला? सबसे पहला नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। आपको क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए? आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट करना चाहिए भाई नेचर क्या है, टाइमिंग कितना है और कहां तक का हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया है। 3 चीजें, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। उसके बाद रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, जो भी हमने यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की है उसका जो भी रिजल्ट आया है वो, और जो भी हमें ऑडिट एविडेंस मिले हो।
तो अभी तक हमने यहाँ पे टोटल 7 चीजें समझी है। पहली चीज क्या थी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा होना चाहिए जिससे हमें एक्सपीरियंस ऑडिटर को पता चले। पहली बात, एक्सपीरियंस ऑडिटर कौन है, जिसका प्रीवियसली कोई भी कनेक्शन नहीं है ऑडिट के साथ। उसके अलावा अब ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, तो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर टोटल ABC करके 3 चीजें होनी चाहिए। उसमें ए के अंदर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, बी के अंदर रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म एंड द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। थर्ड क्या बोलता है, थर्ड बोलता है सिग्निफिकेंट मैटर अराइज ड्यूरिंग द ऑडिट एंड कंक्लूजन रीच्ड देयरऑन। ठीक है, कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुई है ड्यूरिंग द ऑडिट और उसके कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे, पहली बात। दूसरी बात क्या बोले, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट मेड रीचिंग दोस कंक्लूजन, मतलब कि जो भी हमारा प्रोफेशनल जजमेंट लगा है उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, तो ये है हमारा ए, द ऑडिटर शैल। ठीक है, चलो ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं। इतना फटाफट एक बार फिर से फटाफट 1-2 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन कर लेते। और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे नीचे कोई क्वेश्चन दिया है, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। डायरेक्ट पूछेंगे भाई फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। याद रखना हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। May 26 के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स के, फॉर्म कंटेंट के फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, तो ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ बोलो पीछे पीछे। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट कैसा होना चाहिए, तो फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऐसा होना चाहिए जो एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ में आए, जिसका कोई भी कनेक्शन ना हो ऑडिट के साथ। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू इनेबल एक्सपीरियंस ऑडिटर हैविंग अ नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टू सफिशिएंट टू इनेबल द एक्सपीरियंस ऑडिट हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिटर, अरे विद द ऑडिट। अब उसके लिए उन्होंने क्या बोला भाई, तुम्हें है ना टोटल 3 चीजें डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। पहली चीज क्या बोली, पहली चीज उन्होंने बोली भाई तुम्हारा नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है और एक्सटेंट क्या है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने का। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। दूसरा उसने क्या बोला, जो भी रिजल्ट मिले, अपने पहले नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट लिखा ऑडिट प्रोसीजर का, बाद में उसके ऊपर से कुछ रिजल्ट मिले होंगे तो वो रिजल्ट भी आप डॉक्यूमेंट करो, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। उसके अलावा कोई भी ऑडिट एविडेंस मिले है उसको भी आप ऑडिट डॉक्यूमेंट करो। और उसके बाद क्या बोला, सिग्निफिकेंट मैटर अराइज ड्यूरिंग द ऑडिट एंड कंक्लूजन रीच्ड देयरऑन। ठीक है, साथ ही साथ कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया होगा, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। तो सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट मेड इन रीचिंग दोस कंक्लूजन। देखो देखो, sufficient to enable an experienced auditor, no previous connection with the audit, nature, timing and extent of the audit procedure performed, second result of the audit procedure performed and audit evidence obtained। उसके अलावा लास्ट में क्या था, significant matter arise during the audit and conclusion reached thereon। अब ये conclusion तक पहुंचने के लिए हमने क्या यूज किया होगा, significant professional judgment made in reaching those conclusion। क्या हमने प्रोफेशनल जजमेंट लगाए इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब ये जो ए वाला पार्ट है ना, इन लोगों ने बोला भाई नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट तो बोल दिया, बट क्या उसको भी इन लोगों ने फर्दर बताया कि फर्दर इन डॉक्यूमेंटिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म द ऑडिटर शैल रिकॉर्ड। अब एनटीए करते समय तुम्हें क्या रिकॉर्ड करना है, तो ये क्या बताया भाई, ओवरऑल हमें ये 3 चीजें रिकॉर्ड करनी है। ये 3 चीज में भी ये जो ए वाला पोर्शन है ना, उसमें हम बताते हैं तुम क्या रिकॉर्ड करो। जो हमारा ऐसे 230 है ना, उसने हमें बताया क्या रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ऐसे 230 बोलता है नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट हो ना, तब टोटल 3 चीजें हमें क्या करनी चाहिए, मिनिमम ये 3 चीजें हमारी रिकॉर्ड करनी चाहिए। क्या, आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर टेस्टेड। तो आपने अगर कोई भी स्पेसिफिक आइटम्स या तो कोई भी मैटर्स टेस्ट किए है या अप्लाई किए, मतलब कि आपने जो परचेस है, परचेस के अंदर आपने कोई स्पेसिफिक आइटम सिलेक्ट किया है, तो वो स्पेसिफिक आइटम के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताओ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो डॉक्यूमेंट करो। वो परफॉर्म द ऑडिट वर्क, भाई जो ऑडिट फॉर्म में, जैसे कि परचेस है, परचेस का ऑडिट वर्क किसने परफॉर्म किया है, कौन सी डेट को परफॉर्म की, कौन सी डेट पे वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कौन सी डेट पे वो, अरे
किस व्यक्ति ने वो परफॉर्म किया है, मतलब कि किस पर्सन ने वो ऑडिट वर्क किया है और कब वो कंप्लीट हुआ है वो हमें बताओ। बाद में परफॉर्मेंस, हमने आगे एक चीज बोली थी कि जो है ना ये वाली डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट, तो हमने किसने उसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी, रिव्यू वाली चीज, कि रिव्यू इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है, वो रिव्यू द ऑडिट वर्क। ठीक है, किसने रिव्यू किया ऑडिट वर्क को और उसकी डेट बताओ और उसका एक्सटेंड बताओ, भाई कहां तक रिव्यू किया है। देखो मैं फर्स्ट टाइम कोई भी वर्क करूंगा तो मैं 100% करूंगा, बट कोई रिव्यू करेगा तो वो सैंपल बेस पे ही करेगा, वो 100% तो रिव्यू करेगा नहीं, नहीं तो उसने वर्क परफॉर्म किया और मैंने वर्क परफॉर्म किया, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो क्या बोला, वो रिव्यू द ऑडिट वर्क, किसने भाई रिव्यू किया है ऑडिट वर्क को, कौन सी तारीख को किया है और किस एक्सटेंड तक उसने किया है, कहां तक उसने रिव्यू किया है, वो सारी चीजें हमें आप बता दीजिए। तो ठीक है, नेचर टाइमिंग, ये जो हमारा ऑप्शन ए था नेचर टाइमिंग, उसको है ना फर्दर एलोबरेट किया है। तो ठीक है, एग्जाम में आने की शक्यता है। देखो एग्जाम में है ना इसमें से इस वाले पोर्शन पे अभी तक शायद तक है ना क्वेश्चन नहीं बनाए न्यू कोर्स के अंदर, तो आ सकता है। ठीक है, एनटीए के लिए तीन चीजें हैं। तीन चीजें क्या है, सबसे पहले आप है ना आइडेंटिफाई कर लो भाई कैरेक्टर्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर्स टेस्टेड। ठीक है, स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर जो भी हमने टेस्ट किया है वो। दूसरा, वो परफॉर्म द ऑडिट वर्क, किसने भाई ऑडिट वर्क परफॉर्म किया है, एंड डेट ऑफ सच वर्क परफॉर्म्ड और सच वर्क वाज कंप्लीटेड, कौन से किसने वर्क किया है और कब वो कंप्लीट हुआ है वो बता दो। वो रिव्यू द ऑडिट वर्क, भाई किसने ऑडिट वर्क रिव्यू किया है भाई वो बता दो हमें, किस तारीख को और कहां तक उसने, मतलब कि डेट एंड एक्सटेंड ऑफ सच रिव्यू, भाई ये रिव्यू कहां किस तारीख को और कहां तक हुआ है वो हमें बता दो। ठीक है, तो ये हमारा एनटीए फॉर्म कंटेंट में टोटल 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स में ये पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में ये भी पूछ सकते हैं, कंबाइन 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा कुछ है नहीं, ये यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा 5 मार्क्स के अंदर भी ये लोग चाहे तो पूछ सकते हैं। यहां मैं लाइन टू लाइन रीड इसलिए कर रहा हूं फॉर द एमसीक्यू पर्पस। ठीक है, अब द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, ये हमने यहाँ पे बात की थी, सी वाला सिग्निफिकेंट मैटर उसी की यहाँ पे फर्दर बातें की है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी। तो ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर विद द मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर का डिस्कशन हुआ है मैनेजमेंट के साथ, तो देखो डॉक्यूमेंट क्या करना है, तो डॉक्यूमेंट करना है डिस्कशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी एंड अदर्स। ठीक है, तो अपने यहाँ पे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी याद रखते हैं, अदर्स को भी भूल जाते हैं, इंक्लूडिंग उसके अलावा उसके साथ साथ पहला तो हमें डॉक्यूमेंट क्या करना है, डिस्कशन जो भी हुआ हो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू के साथ, उसके अलावा सेकेंड चीज हमें क्या डॉक्यूमेंट करनी है, नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस्ड, जो भी नेचर है सिग्निफिकेंट मैटर का वो, एंड व्हेन, थर्ड चीज हमें यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट करनी है भाई, व्हेन एंड विथ वुम द डिस्कशन टुक अ प्लेस, किसके साथ और किस जगह पे हमने वो डिस्कशन किया था। तीन चीजें सिग्निफिकेंट मैटर की बात है, तीन चीजें हमें डॉक्यूमेंट करनी है। पहली बात, डिस्कशन किसके साथ हुआ है, डिस्कशन ऑफ अ सिग्निफिकेंट मैटर विद द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी एंड अदर। सेकंड सेकंड क्या बोला है, नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर आई डिस्कस्ड, एंड थर्ड क्या बोल रहे हैं, थर्ड बोल रहा है व्हेन एंड विथ द डिस्कशन, व्हेन एंड क्या था, व्हेन एंड विथ वुम द डिस्कशन टुक अ प्लेस। तीन चीजें, डिस्कशन किसके साथ हुआ है, कि उसका नेचर क्या है, जो भी हमारा सिग्निफिकेंट मैटर है उसका नेचर क्या है, और किसके साथ और कहां पे वो डिस्कशन हुआ है। ठीक है, इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन इज इनकंसिस्टेंट, ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है ना वो इनकंसिस्टेंट विद द ऑडिटर्स फाइनल जजमेंट है, कंक्लूजन रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट मैटर, अभी भी सिग्निफिकेंट मैटर की बात चल रही है, ऑडिटर को कुछ इंफॉर्मेशन मिली और वो इनकंसिस्टेंट है ऑडिटर के फाइनल कंक्लूजन के साथ, जिसके बारे में सिग्निफिकेंट मैटर के बारे में, तो ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट हाउ द ऑडिटर एड्रेस दोस इनकंसिस्टेंसी, ये इनकंसिस्टेंसी कैसे उसने एड्रेस की है, क्या वो उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मोर और लेस ये यहाँ पे पहला पोर्शन इस फॉर्म कंटेंट का खत्म हुआ, उसके बाद है फैक्टर। ठीक है, तो क्या करते हैं, 1 या 2 मिनट के अंदर है ना मैं फर्स्ट से लेके लास्ट तक का जितना भी हमने अभी तक किया है वो मैं बोल लेता हूं, अब फटाफट है ना याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या था, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, भाई फॉर्म कंटेंट और एक्सटेंट कैसा होना चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, तो हमने बोला ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू इनेबल
sufficient to enable experienced auditor having a no previous connection with the audit. अब उसके लिए उन्होंने तीन चीजें बोली कि भाई ये तीन चीजें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। कौन कौन सी तीन चीजें? नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड। पहली चीज क्या थी? नेचर। ए, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। बी, result of audit procedure performed and the audit evidence obtained. C, significant matter arise during the audit and conclusion reached thereon. और ये conclusion के लिए क्या हमने लगाया होगा? significant professional judgment। तो उसके लिए क्या बोला? significant professional judgment made in reaching those conclusion। ठीक है, तीन चीजें मैं फटाफट फिर से बोल देता हूं। NTE, nature, timing and extent of audit procedure performed, result of audit procedure performed and audit evidence obtained, significant matter arise during the audit and the conclusion reached thereon and significant professional judgment made in reaching those conclusion। फर्दर इन डॉक्यूमेंट, अब हम क्या बात करते हैं भाई, जो हमारा एनटीए था, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, हमने जो किया था उसको क्या, उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट करना? तो ऐसे ने क्या बोला, उसके अंदर आपको मिनिमम ये तीन चीजें डॉक्यूमेंट करनी रहेगी। आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स एंड स्पेसिफिक मैटर और आइटम टेस्टेड। जो भी हमने कैरेक्टर, जो भी हमने मैटर टेस्ट किया है या आइटम लिया है, उसका कैरेक्टर, किसने ये काम किया और कहां तक, कब ये कंप्लीट किया, तो वो परफॉर्म द ऑडिट वर्क एंड डेट ऑफ सच कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट वर्क, डेट सच वर्क वाज कंप्लीटेड। ठीक है, वो रिव्यू द ऑडिट वर्क परफॉर्म। सी, वो रिव्यू द ऑडिट वर्क परफॉर्म एंड डेट एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट रिव्यूड सच रिव्यू। उसके बाद दो चीजें बात की थी सिग्निफिकेंट मैटर में। सिग्निफिकेंट मैटर में पहले हमने तीन चीजें पढ़ी कि हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए भाई, डिस्कशन हुआ सिग्निफिकेंट मैटर का साथ, किसके साथ? मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। तो क्या बोलते हैं? ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर विथ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी और अदर्स। उसके बाद दूसरी चीज हमें क्या डॉक्यूमेंट करनी है? नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर। और थर्ड चीज क्या करनी है? व्हेन एंड विथ वुम टुक द प्लेस। ठीक है, तो ये हुई ऑडिट डॉक्यूमेंट। सिग्निफिकेंट मैटर में क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए? अब कंक्लूजन की बात करते हैं, तो अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है जो इंफॉर्मेशन है वो इनकंसिस्टेंट है ऑडिटर्स फाइनल कंक्लूजन के साथ रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट मैटर, तो ऑडिटर को क्या डॉक्यूमेंट करना है? हाउ द ऑडिटर एड्रेस दोस इनकंसिस्टेंसी। दिस वन पॉइंट डन। अब फैक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस हमने दो कर ली है, पर्पस ऐसे हमें पूरा का पूरा लिखना रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड ऑन अ फैक्टर। ओके, एग्जाम के टाइम पे दो क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्म एंड कंटेंट पूछ ले। अगर डायरेक्ट फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट पूछा है तो अभी तक हमने जो पढ़ा ना वो लिखना है। अगर फैक्टर पूछता है तो आपको ये वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन लिखना रहेगा। याद रखना, कोई भी पार्शियलिटी यहाँ पे नहीं चलेगी। अगर आपने यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ लिख दिया ना तो आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फैक्टर की बात, फैक्टर न्यू सिलेबस के अंदर आ चुके हैं, बहुत एक आध बार आ चुका है जहां तक मुझे याद है, बट अपने एक बार फिर से यहाँ पे याद कर लेते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर एक ऑडिट डॉक्यूमेंट करने के लिए भाई, कौन कौन से फैक्टर हमें डिपेंड रहेंगे? तो साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, क्या साइज है और कितना कॉम्प्लेक्स है एंटिटी, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड। ठीक है, आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। ठीक है, अब देखो मैं एक एक करके चीजें बताता हूं। एंटिटी का साइज कितना है और कॉम्प्लेक्स कितनी है। एंटिटी का साइज बहुत बड़ा है तो डॉक्यूमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। एंटिटी का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि वहां पे मल्टीपल एमडीज है, डायरेक्टर्स है, बाद में जो हमारा परचेस डिपार्टमेंट है ना, परचेस डिपार्टमेंट की पूरी एक अलग प्रोसेस है, तो वो सब हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो जितना साइज बड़ा रहेगा और जितनी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहेगी उतना ही हमें ज्यादा डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑडिट। अच्छा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, आप जितना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे उतना आप डॉक्यूमेंट करोगे, तो जितना ज्यादा होगा ऑडिट प्रोसीजर उतना ज्यादा आप रिकॉर्ड करोगे, कम ऑडिट प्रोसीजर होगा तो कम ऑडिट डॉक्यूमेंट करोगे। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देखो रोमम अगर किसी में ज्यादा है तो डॉक्यूमेंट ज्यादा होगा, रोमम अगर किसी में कम है तो डॉक्यूमेंट कम होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, अच्छा कोई ऑडिट एविडेंस मिला, बाद में उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ दूसरा ऑडिट एविडेंस मिला, उसको भी कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ तीसरा ऑडिट एविडेंस मिला, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस है, उसको भी आप रिपोर्ट डॉक्यूमेंट करोगे। ठीक है, अब आप ऐसा समझो, एक ऑडिट एविडेंस मिला,
उसके लिए हमें दूसरे दो ऑडिट एविडेंस मिले जो वो पहले वाले ऑडिट एविडेंस को है ना सर्टिफाई करते हैं, मतलब कि फर्स्ट ऑडिट एविडेंस जो है ना वो प्राइमरी है और प्राइमरी ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए उसके भी दो छोटे छोटे दूसरे ऑडिट एविडेंस है, तो वो सब मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो ऑडिट एविडेंस जितना सिग्निफिकेंट होगा उतना ज्यादा ही हमें करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, भूल। जितनी गलतियां जितनी एरर ज्यादा मिलेगी उतना हमें ज्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाई, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल यूज्ड, ठीक है। एंड यहां पे मैं बोलूंगा इतना ही याद कर दो, नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन, ऐसे डॉक्यूमेंट जो कंक्लूजन के लिए हमें नीड हो, या तो फिर मैं बोलूंगा ये वाला पोर्शन मत करो, ठीक है। अभी हम ऑलमोस्ट 30 डेज के एंड पे हैं, तो ये 6 पॉइंट इनफ हो गए। 6 पॉइंट कौन कौन से हैं? तो फैक्टर जो फॉर्म एंड कंटेंट को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, बाद में साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, साइज ऑफ एंटिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाई, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल यूज्ड। ओके, 3 या 4 5 जैसे हो गए, देख लेते कौन सा बाकी है। तो सबसे पहले हमने बोला साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ओके, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्सेप्शन, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल यूज्ड, सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ठीक है। ये नेचर ऑडिट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म यहीं से ही आया है, देखो ये वाला नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। छह फैक्टर याद रखने, फटाफट भूल जाते हैं। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, nature of the audit procedure performed, identify risk of material misstatement, significance of the audit evidence obtained, nature and extent of exception identified, and last one audit का जो भी methodology का tool यूज हुआ वो, ठीक है। देखो एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, फ्यूचर में पूछे हुए हैं, सितंबर वाले अटेम्प्ट में पूछे थे कि ऑडिट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। तो ये 6 चीजें हमें लिखनी है भाई, ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस, इश्यू मेमोरेंडा, समराइज सिग्निफिकेंट मैटर्स, लेटर ऑफ कंफर्मेशन, चेकलिस्ट एंड करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो इसमें से आप 3 या 4 नाम याद कर लो, मैं बोलूंगा एक ऑडिट प्रोग्राम याद कर लो, इश्यू ऑफ मेमोरेंडा याद कर लो, समराइज ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर याद कर लो, चेकलिस्ट याद कर लो, एनालिसिस याद कर लो, बहुत है, ठीक है। या तो फिर है ना इश्यू ऑफ मेमोरेंडा की जगह अब ये वाला याद कर लो, लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये लेटर ऑफ कंफर्मेशन आपका एसए नंबर भूल गया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ऑडिट प्रोग्राम लिया, उसको एनालिसिस किया, बाद में कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिली, उसका समराइजेशन किया, चेकलिस्ट उठा के चेकलिस्ट चेक किया, और चेकलिस्ट के बाद हमने लेटर ऑफ कंफर्मेशन हर एक किसी को भेजा, ठीक है, बात खत्म। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए यहां से पूछ लेते, अब वो मैं क्वेश्चन आपको निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहले एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। ऑडिटर में इंक्लूड कॉपीज ऑफ द एंटिटीज रिकॉर्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में एंटिटी के जितने भी रिकॉर्ड है ना वो मैं ले सकता हूं, ठीक है। सिग्निफिकेंट मैटर, कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, वो सारे एंटिटी के जो रिकॉर्ड है ना मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए पार्ट ले सकता हूं। बट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेन अगर एमसीक्यू पूछना हो तो यहां से भी पूछ सकते हैं या तो फिर यहां से भी पूछ सकते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर द एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अगर किसी चीज का ऑडिट डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है तो क्या वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड का सब्स्टिट्यूट है? नहीं है। मतलब कि ये क्या बोलना चाहते हैं मैं बता देता हूं कि बैलेंस शीट नहीं बनाई है कंपनी ने, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं प्रिपेयर किए, बट मैनेजमेंट एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे देता है एज अ डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट कर लो कि जो भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड है ना हमने भले ही नहीं बनाए लेकिन सब कुछ है ना 100% हमारा, कहीं पे भी हमने फ्रॉड या वो कुछ नहीं किया। तो ऑडिट डॉक्यूमेंट कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड के। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड जहां पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है वहां पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही आने चाहिए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं आना चाहिए। दूसरा क्या है एमसीक्यू पूछ सकते हैं ये वाला कि द ऑडिटर में इंक्लूड अ कॉपी ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। पूछ सकते हैं क्या ऑडिटर एंटिटी के रिकॉर्ड को एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यूज कर सकता है? हाँ, ठीक है। अब 4 मार्क्स की क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन। आई थिंक सो लास्ट अटेम्प्ट में ही ये पूछ लिया है। तो ऑडिटर नीड नहीं, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में या उसके पहले वाले अटेम्प्ट में पूछा है, मई वाले या जनवरी वाले अटेम्प्ट में पूछा है, ठीक है। 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ऑडिटर नीड नॉट इंक्लूड ऑडिट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग है ना ये वाला है ना लिख के आ जाते हैं,
तो ठीक है, ये वाला नहीं लिखना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है भाई, ऑडिटर नॉट इंक्लूड, ऑडिटर नीड नॉट इंक्लूड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जो हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है वहां पे क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। तो कौन कौन सी चीजें नहीं इंक्लूड करनी चाहिए? पहली, सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स ऑफ वर्किंग पेपर एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, कोई भी सुपरसीडेड ड्राफ्ट है वर्किंग पेपर का या फिनेंशियल स्टेटमेंट का, वो हमें डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड हमारा है नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट और प्रिलिमिनरी थिंकिंग, ऐसे नोट्स जो इनकम्प्लीट या तो प्रिलिमिनरी थिंकिंग को सपोर्ट करते हैं। थर्ड, प्रीवियस कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट करेक्टेड फॉर अ टाइपोग्राफिकल एरर और अदर एरर, ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें टाइपोग्राफिकल एरर है या अदर एरर है जो प्रीवियसली हमने ऑब्टेन किए, अब हमने उसको चेंज कर दिए। और फोर्थ, डुप्लीकेट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये चार चीजें लिखने के आपको 4 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। कौन कौन सी चीजें हमें डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं, तो कोई भी सुपरसीडेड ड्राफ्ट से ऑफ अ वर्किंग पेपर। ठीक है, हमें याद करना है तो याद करने की तरह ही पढ़ेंगे इस चीज को। कोई भी सुपरसीडेड ड्राफ्ट से ऑफ वर्किंग पेपर और फिनेंशियल स्टेटमेंट, सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स ऑफ वर्किंग पेपर और फिनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स दैट रिफ्लेक्ट प्राइमरी थिंकिंग और इनकम्प्लीट थिंकिंग। ठीक है, प्रिलिमिनरी थिंकिंग या इनकम्प्लीट थिंकिंग है वैसे कोई भी नोट्स हम नहीं रखेंगे। प्रीवियस कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट करेक्टेड ऑफ टाइपोग्राफिकल एरर, कोई भी टाइपोग्राफिकल एरर थी उसको हमने सुधार दिया है, तो वो कोई भी प्रीवियसली ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रखना है जिसमें एरर हो। एंड डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, कोई भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब 3 मार्क्स के लिए मैं ये वाला बता देता हूं, मुझे लगता है इस बार ये आना चाहिए, मुझे लग रहा है इस बार ये आना चाहिए। कैसे पूछ सकते हैं कि एक पर्सन है, उसने जो अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो है ना 60 डेज के अंदर अंदर किया है। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अब क्या होगा, आपका दिमाग क्या बोलेगा? ऑडिट फाइल के, आप लोगों ने एक बार रिवीजन कर लिया इसलिए मैं है ना पूरा ना यहाँ पे आपको बताता हूँ। ऑडिट फाइल के अंदर क्या बोला है? ऑडिट फाइल के अंदर यहाँ पे बोला है कि ऑडिट फाइल इज नॉट, ऑडिट फाइल इज ऑर्डिनरी नॉट मोर देन 60 डे आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब है ना एग्जाम में ऐसा ही बताएंगे वो लोग, क्या बताएंगे कि वो 60 डेज के अंदर अंदर कर रहा है। क्या ये अप्रोच सही है? तो एज पर द ऑडिट फाइल रिव्यू, हम ऑडिट फाइल, अगर ऑडिट फाइल बना रहा है तो सही है, बट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये चीज गलत है। याद रखना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये चीज गलत है। मैं एक एमसीक्यू पढ़वाता हूं, एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग, आई थिंक सो, प्रिपरेशन, ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following statement is appropriately suited to preparation of audit documentation। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को। सोचो इसका आंसर क्या आएगा, 1 मिनट पॉज करके सोचो इसका आंसर क्या आएगा फटाफट। यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे अगर ऑडिट फाइल लिखा होता तो आंसर चेंज हो जाता, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लिखा है। ठीक है, ये ऐसा कुछ भी पढ़ के यहाँ पे ना 60 डेज और 60 डेज 2 बार देख के है ना माइंड क्या बोलता है पता है, आंसर आएगा 60 डेज, बी या डी में से कोई एक। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हैज टू प्रिपेयर 60 डे आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट। ओके, टू बी प्रिपेयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट वर्क। ठीक है, अभी तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन रहेगा। आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये वाला आंसर आपको क्या लगेगा कि ऑडिट रिपोर्ट, जब भी हम ऑडिट रिपोर्ट हो जाए ना, जिस तारीख से ऑडिट रिपोर्ट है वहां के 60 दिन में हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर लेना चाहिए। गधो, पहली बात तो यहाँ पे है ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोला है, ऑडिट फाइल नहीं बोला है। ऑडिट फाइल बनाने का टाइम है 60 डेज, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने का टाइम है ना क्या होना चाहिए, मैं तुमको बताता हूं। हम है ना एक काम कर रहा हूं मैं, आज मैं है ना सीधी सीधी है ना, अब थोड़ा 5 मिनट में आपके ले लेता हूँ एडिशनली। आज मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो लेक्चर देखने के 4 घंटे के बाद नोट्स बनाओगे वो इफेक्टिव रहेंगे, 50 दिन बाद बनाओगे वो इफेक्टिव रहेंगे, या लेक्चर के साथ साथ आप नोट्स बनाओगे वो इफेक्टिव रहेंगे? तो लेक्चर के साथ साथ आप जो नोट्स बनाओगे ना वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। तो ये देखो ये वाला है ऑप्शन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हैज टू प्रिपेयर व्हेन द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेटर। गलत है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 60 डे आएगा ही नहीं, भूल जाओ। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा ए, पढ़ो ए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी
प्रिपेयर सिमुलेटरी एज अ ऑडिट प्रोग्रेस। जैसे जैसे हमारा ऑडिट प्रोग्रेस होता रहता है वैसे वैसे हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने चाहिए। क्वेश्चन पूछेंगे, मिस्टर सालिनी प्रिपेयर अ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट विद इन द 16 डेज। तो आप क्या ऑडिट फाइल लिख के आ जाओगे, भाई उसने सब सही किया है। एग्जामिनर आपको ये वाला चीज पूछना चाहता है। एग्जामिनर यहाँ पे फोकस कर रहा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नाम के वर्ड पे, ना कि ऑडिट फाइल नाम के वर्ड पे। ऑडिट फाइल बोला हो और 60 डे बोला हो तो राइट है, बट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोला है तो वो राइट नहीं है। मैंने 2 मिनट यहाँ पे लिए, एग्जाम के टाइम पे आप भूल ना करो, क्योंकि ये आएगा सीधा 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स ऐसे ही नहीं जाने चाहिए ऐसे चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। देखो पढ़ो क्या लिखा है। तो यहाँ पे टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोला है। हमने जो अभी तक बात की वो था टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट फाइल, तो ठीक है। ऑडिटर शेल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन अ टाइमली बेसिस, ठीक है। प्रिपेयरिंग अ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन अ टाइमली बेसिस। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगर टाइमली बेसिस पे हमने प्रिपेयर किया तो क्या मिलेगा? सबसे पहली चीज, हेल्प टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट। सेकेंड, फैसिलिटेट द इफेक्टिव रिव्यू। थर्ड, evaluation of the audit evidence obtained. Fourth, conclusion reached before the auditor report is finalized. 4 चीजें अगर हम ऑडिट डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली, या तो मतलब कि जैसे जैसे ऑडिट प्रोग्रेस हो रहा है वैसे वैसे अगर हम हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो क्या क्या फायदे मिलेंगे? 4 फायदे मिलेंगे। पहला फायदा मिलेगा हेल्प टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट। जो भी हमारा ऑडिट है ना उसका क्वालिटी इंक्रीज होगा। बाद में रिव्यू की बात हमने की थी पर्पस के अंदर, तो फैसिलिटेट द इफेक्टिव रिव्यू। अगर अच्छा ऑडिट डॉक्यूमेंट होगा तो रिव्यू भी है ना, हाँ, स्मूथली जाएगा। बाद में जो भी हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया जिसको हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में रखा उसको मैं तरीके से देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा, अंडरस्टैंड कर पाऊंगा। तो इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। फोर्थ, कंक्लूजन रीच्ड बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइजेशन। ऑडिट रिपोर्ट को फाइनल करने से पहले मैं फिर से एक बार ऑडिट डॉक्यूमेंट में नजर मार के है ना एक फाइनल कंक्लूजन बना लूंगा अपना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर द डेट ऑफ वर्क। Document prepared after the audit work has been performed is likely to be less accurate than the audit documentation prepared at the time of such work is performed. ये वर्क जब हमने वो वर्क किया होगा तब जो हमने ऑडिट डॉक्यूमेंट बनाया होगा और बाद में जो बनाया होगा उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। बाद में जो बनाया होगा वो लेस एक्यूरेट होगा और उसके पहले जो भी बनाया होगा वो बहुत अच्छा वर्क होगा, ठीक है। फटाफट हमने टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। याद रखना क्या पूछ रहे हैं, ऑडिट फाइल लिख के मत आना, मैं आज भी बोल रहा हूं। ये पूछ लेंगे थप्पा हो जाएगा उस दिन, ठीक है। क्या था हमारा? हाँ, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट फाइल। अगर हम टाइमली प्रिपरेशन करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का तो क्या चीजें होगी? 4 चीजें होगी। तो हेल्प टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट, फैसिलिटेट द इफेक्टिव रिव्यू, इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, देन conclusion reached before the audit report is finalization। 4 चीजें ये। 5वां क्या लिखना है? डॉक्यूमेंट प्रिपेयर आफ्टर द वर्क हैज बीन documentation prepared after the audit work has been performed is likely to be less accurate the audit documentation prepared at the time of such work, ठीक है। मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं क्योंकि आप यहाँ पे मिस्टेक करोगे। ऑडिट फाइल को मैं इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि है ना आपको ऑडिट फाइल है ना इतनी बार पढ़ लिया है ना कि आपको आएगा। ऑडिट फाइल की डेफिनेशन फटाफट भूल जाते हैं यार, बचपन से पढ़ रहे हैं, ये तो आनी ही चाहिए। वन और मोर फोल्डर और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रिकल फॉर्म कंटेनिंग द रिकॉर्ड दैट कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। देखो, ऑडिट फाइल में बी डिफाइंड एज अ वन और मोर फोल्डर और अदर स्टोरेज मीडिया in physical or electronical form containing the record that comprising the audit documentation for a specific engagement, ठीक है। डेफिनेशन में कुछ नहीं था, फिर से एक बार मैं बोल देता हूं। वन और मोर फोल्डर और अदर स्टोरेज मीडिया in physical or electronical form containing the record that comprising the audit documentation of the specific engagement। किसी भी स्पेसिफिक एंगेजमेंट का डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड किया है फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिकल फोल्डर के अंदर, उसको हम ऑडिट फाइल बोलते हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ये डन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल, उसमें भी अगर पूछना है तो एक बार है ना यहाँ पे है ना क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये होगा आपका क्वेश्चन, देन ये आपका नीचे 4 वाला आंसर। तो फटाफट ये वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। तो सबसे पहले अगर SQC 1 पूरा लिखना आता है तो लिखो,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से हमारा राइटिंग वाली चीज चालू होती है। तो ऑडिटर शेल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन ऑडिट फाइल एंड कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तो सबसे पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसा प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का प्रोसेस है, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए है, ये आप है ना अपने आंसर में नहीं शो करोगे तो चलेगा, बट शो करना आधा मार्क्स 0.5 मार्क्स इससे बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है फॉर्म टू एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल एज पर एसक्यूसी 1। अगर आप एसक्यूसी 1 ऊपर वाला नहीं लिख रहे हो पूरा नाम, तो ऐसे लिखो फॉर्म्स टू एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर द टाइमली completion of the assembly of the audit file as per SQC1। first point complete हुआ। an appropriate time limit which to complete assembly of the audit file is assembly of the final audit file is ordinary not more than 16 days after the date of auditor report। ठीक है। assembly of the final audit file is ordinary not more than 16 days after the date of the auditor's report, ठीक है। उसके बाद administrative process that does not involve the performance of the new audit procedure और द ड्रॉइंग अ न्यू कंक्लूजन। जो लिखो ऐसे लिखो, द फाइनल ऑडिट फाइल आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू ऑडिट प्रोसीजर और ड्रॉइंग अ न्यू कंक्लूजन। मतलब कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का प्रोसीजर है, यहाँ पे एक नया कंक्लूजन देने की कोई जरूरत नहीं है या कोई नया प्रोसीजर अप्लाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है। Change may however be made to the audit documentation during the final assembly process if the administrative in nature। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा कि कौन कौन ऑडिट ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का प्रोसेस है उसके अंदर हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो टोटल 4 चेंज कर सकते हैं। पहला, डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग अ सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट, डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट, सॉर्टिंग, कलेक्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ वर्किंग पेपर, साइनिंग ऑफ अ कंप्लीशन चेकलिस्ट, ओके, एंड डॉक्यूमेंट ऑडिट एविडेंस दैट ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, डिस्कस एंड अग्री विद द रिलेवेंट मेंबर ऑफ एंगेजमेंट बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोल रहा है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, 3 भी याद रहेगा ना तो बहुत है मेरे लिए। तो डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग अ सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट, सबसे पहला क्या ऑडिट फाइल के अंदर हम क्या चेंज कर सकते हैं, तो डिलीट कर सकते हैं या डिस्कार्ड कर सकते हैं। कैसा, सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग, collating and cross referencing of a working paper, signing of a completion checklist, signing off कर सकते हैं completion checklist को, okay, documenting a audit evidence that the, okay, ये वाला मैं समझाता हूँ। आप ऐसे डॉक्यूमेंट को है ना, आप ऐसे ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करो जिसके बारे में आपने अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर के साथ है ना डिस्कशन किया था। और ये डिस्कशन कब किया था, डेट ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले या डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के पहले, ठीक है। 4th क्वेश्चन नहीं याद रहता है चलेगा, 3 भी याद रहेगा ना तो 2 से 2.5 मार्क्स आपके है ना बढ़ जाएंगे। आफ्टर द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल हैज बीन कंप्लीटेड, ऑडिटर शेल not delete or discard the audit documentation of any nature before the end of its retention period। जब तक रिटेंशन पीरियड खत्म नहीं हो जाता सालों तुम लोगों को तब तक है ना क्या बोलते हैं अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को है ना डिलीट या तो डिस्कार्ड नहीं करना है। अब ये रिटेंशन पीरियड कितना है, तो एज पर SQC1 फॉर्म्स टू एस्टैब्लिश पॉलिसी, देखो ये वाला है ना सेम है, फॉर्म्स टू एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर द रिटेंशन ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट। फॉर्म को एस्टैब्लिश करनी चाहिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर द रिटेंशन ऑफ द एंगेजमेंट के लिए। जो भी हमारा एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट है ना कब तक हमारे पास रहना चाहिए उसका है ना डिलीट, उसका जो भी है ना पीरियड वो कौन नक्की करेगा, फॉर्म, ठीक है। बट इन लोगों ने ऑडिट एंगेजमेंट के लिए बोला कि ऑडिट एंगेजमेंट ऑर्डिनरी इज नॉट शॉर्टर देन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और द ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। क्या लास्ट 2 लाइन को फटाफट समझा देता हूँ। ऑडिटर को कोई भी डिलीट और डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑफ इट्स जब तक उसका रिटेंशन पीरियड कम नहीं हो जाता है, ठीक है। SQC1 कहता है भाई फॉर्म को एस्टैब्लिश करना चाहिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू रिटेंशन ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट। बट SQC1 ने क्या बोला, मैं बताता हूँ, ऑडिट एंगेजमेंट है ना, ऑडिट एंगेजमेंट उसके लिए तो मिनिमम 7 years का आपको रखना चाहिए, ठीक है। यह है ना सेल्फ लर्न कर लेना, मतलब कि ये ज्यादा पूछा नहीं गया है बट आप एक बार इसको सेल्फ लर्न करोगे ना तो ये इजी चीज है। एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, ठीक है, मैं ये वाला समझाता हूं भाई। एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर क्या है, तो 3 चीजें मैं बताता हूं, हम इसमें रिवर्स आएंगे। रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन टू द ऑडिट ओपिनियन और इंक्लूजन ऑफ द EOM, ठीक है,
दो चीजें। सिग्निफिकेंट मैटर कब आती है, तो ऐसे 700 की सीरीज में बताया जाता है। ईओएम हम कब कब देते हैं, ईओएम जब जब देते हैं हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो क्या ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन सिग्निफिकेंट मैटर हो सकती है? यस। तो अगर ऑडिटर के ऑडिट ओपिनियन में मॉडिफिकेशन आ रहा है, या तो फिर ईओएम में मॉडिफिकेशन ईओएम हम दे रहे हैं, इंक्लूजन ऑफ ईओएम और मॉडिफिकेशन और ऑडिट ओपिनियन, तब तक जो मैटर है उसको हम मानेंगे वो सिग्निफिकेंट रिस्क डिराइव करती है। उसके अलावा सर्कमस्टांस दैट कॉज ऑडिटर सिग्निफिकेंटली डिफिकल्टी इन अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर। भाई मुझे डिफिकल्टी पड़ रही है इन अप्लाइंग द नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर, जो मेरा मिनिमम ऑडिट प्रोसीजर मुझे अप्लाई करना चाहिए उसको मुझे डिफिकल्टी पड़ रही है, तो वो एक सिग्निफिकेंट मैटर है जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क आ सकता है। ठीक है। रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर हमने डाली, उसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटीरियली मिस्टेटेड। ठीक है, पहली बात तो फिनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिस्टेक है, मतलब कि फिनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, मतलब कि सिग्निफिकेंट मैटर है, सिग्निफिकेंट रिस्क आएगा। और रिवाइज द ऑडिटर प्रीवियस असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट। ठीक है, ऑडिटर ने प्रीवियसली जो रिस्क ऑफ रोमम निकाला था उसको वो रिवाइज करना पड़ रहा है। अगर रिवाइज करने के चक्कर में हम ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट मैटर है और सिग्निफिकेंट रिस्क का राइज होगा। ठीक है, ये तीन है, पूछा जा सकता है कभी भी, आप ये देख लेना। ठीक है, ओके। लास्ट 10 मिनट्स का माहौल हमारा बाकी है, लास्ट 10 मिनट्स हमने देख लिए। ओनरशिप है ना, ये मई 26 में है ना, अरे मई 26 का जैन 26 में ये आ चुका है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ओनरशिप बता देते। तो ओनरशिप क्या बोलता है, SQC1 कहता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ एंड रेगुलेशन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। अगर SQC1 बोलता है तो SQC1 अगर कुछ बोल रहा है तो क्या बोल रहा है कि अगर कुछ लॉ एंड रेगुलेशन नहीं बोलते तो SQC1 बोलता है जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर्टी है किसकी, ऑडिटर की। ठीक है, तो पहला पॉइंट, he at may his discretion make a portion or extract from audit documentation available to client। ठीक है, वो उसकी इच्छा से ही मे एट हिज डिस्क्रिप्शन, वो अपनी इच्छा से पोर्शन या एक्सट्रैक्ट, मतलब कि डॉक्यूमेंट का कोई पार्ट या कोई छोटा सा एक्सट्रैक्ट, उसमें से वो बोल रहा है ये चीज मुझे जाननी है, तो वो एक्सट्रैक्ट या पोर्शन वो अवेलेबल कर सकता है क्लाइंट के लिए। प्रोवाइड सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क, मतलब कि अगर ये डिस्क्लोजर दे रहे हो उससे आपका जो वर्क है ना उसका वैलिडिटी कम नहीं होना चाहिए। और इन केस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, अगर आप एश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहे हो तो इंडिपेंडेंसी हमारी जो है ना वो बायस नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर को है ना वो अंडरमाइन नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, ओनरशिप देखो वैसे नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन सीन क्या होता है, आईसीआई है, आईसीआई की इच्छा हो गई तो दोबारा भी वो कुछ पूछ सकता है, उसमें कोई मैटर नहीं करता है। तो ओनरशिप के बारे में, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी ओनरशिप है, तो एज पर SQC1 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन लॉ बाय लॉ और रेगुलेशन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। एमसीक्यू भी आ सकता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है, ऑडिटर की। ही मे एट हिज डिस्क्रिशन, समझना, ही मे एट हिज डिस्क्रिशन मेक अ पोर्शन और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू क्लाइंट। Provide such disclosure does not undermine the validity work performed or in case of the assurance engagement independence of the auditor। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा ओनरशिप वाला पार्ट खत्म हो गया। फटाफट 5 मिनट्स के अंदर हम कंप्लीशन मेमोरेंडा भी खत्म करते हैं, तो 1 आवर के अंदर अंदर आपका ये सारा का सारा काम तामझाम खत्म हो जाएगा। कंप्लीशन मेमोरेंडा और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर में कंसीडर इट इज अ हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एज अ समरी। देखो ऑडिटर को कंसीडर करना चाहिए कि जो हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ना वो कितने पेज का होता है पता है आपको? अगर आप कभी ऑडिट आप कभी क्या, अभी इंटर आपका है ना मई 26 में है ना कंप्लीट हो जाएगा, जून में जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई के बाद आप है ना 2 साल की मस्त आर्टिकलशिप में जाओगे, तो आर्टिकलशिप में आपको डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट है ना, या एक 50 पेज का ऑडिट रिपोर्ट होता है, और ये 50 पेज को ऑडिट रिपोर्ट को जस्टिफाई करने के लिए टन्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट होता है, 1000 पेज, 2000 पेज, 5000 पेज। अगर छोटी से छोटी एंटिटी है ना तो अभी 200 से 300 पेज का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं गया है। तो अब ये 200 से 300 ऑडिट पेज पढ़ना क्या वैलिड है? नहीं है। तो ऐसे 230 क्या बोलता है, ऐसे 230 बोलता है एक है ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी बनाओ। ठीक है, अब द ऑडिटर में कंसीडर हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एज अ समरी की तरह इसको आप है ना यार दिखाओ हमें। अब ये जो समरी है
ये समरी के अंदर क्या बोलते हैं भाई, समरी में आप करने जाओगे 300 पेज की, तो 300 पेज की तो समरी नहीं आ पाएगी। तो इन्होंने बोला सिर्फ आप इस समरी के अंदर क्या लिखो, सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाई हुई ड्यूरिंग द ऑडिट वो लिखो, एंड हाउ दे वर एड्रेस, और वो एड्रेस हमने कैसे कि भाई वो बता दे कि भाई सिग्निफिकेंट, क्योंकि समझो समरी में अगर सिग्निफिकेंट मैटर होगी तभी बेस्ट है, बाकी सारी चीजें नहीं होगी ना तो चलेगा, बट सिग्निफिकेंट मैटर मुझे पता होनी चाहिए। तो ऑडिट समरी के अंदर दो चीजें होती है, सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड। ओके, अब ये समरी काम क्या करती है उसके बारे में बात करते हैं। सच समरी में फैसिलिट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू, ठीक है, एंड इंस्पेक्शन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। पहला क्या बोलता है, फैसिलिट करता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अगर ये समरी मेरे पास है, ये समरी जो है, इस समरी से मुझे क्या मिलेगा, ये समरी से मुझे मिलेगा भाई जो भी हमारा ऑडिट हुआ है ना वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हुआ है, ठीक है। अब ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, पर्टिकुलरली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट, ये जो चीजें हैं ना वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑडिट के लिए ही रखनी चाहिए, सारे ऑडिट के लिए नहीं रखनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ सच समरी में असिस्ट, ये सेकंड चीज आप पढ़ो, में असिस्ट ऑडिटर टू कंसीडर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर। सेकंड चीज क्या है, कंसिडरेशन लेता है भाई सिग्निफिकेंट मैटर का। ऑल्सो हेल्प द ऑडिटर, थर्ड चीज लिखो ये, हेल्प द ऑडिटर टू कंसिडर वेदर देर इज any individual relevant essay objective that the auditor cannot achieve that would prevent the auditor from achieving the overall objective of the auditor। थर्ड थोड़ा हार्ड है, देखो पहला क्या बोलता है, फैसिलाइट करता है इफेक्टिव। सबसे पहले क्या बोलते हैं भाई, ऑडिटर को एक प्रिपेयर हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एज अ समरी। उसके अंदर दो चीजें आप लिखो भाई, सिग्निफिकेंट मैटर कौन सी है और कैसे उसको हमने कैसे हमने उसको एड्रेस किया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, फैसिलाइट, ये जो समरी है ना वो फैसिलाइट करती है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर्टिकुलरली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, मैं असिस्ट करता है कुछ ऑडिटर को कंसीडर करने के लिए सिग्निफिकेंट मैटर को। थर्ड क्या बोलता है, थर्ड ये बोल रहा है भाई हेल्प करता है ऑडिटर टू कंसीडर वेदर देयर एनी इंडिविजुअल रिलेवेंट ऐसे। देखो हमारे पास है ना टन्स ऑफ ऐसे है, आप यहाँ अराउंड 28 एसेस, अराउंड 28 एसेस अपने सीए इंटर के पढ़ते हो। हर एक का ऑब्जेक्टिव आपने अचीव किया कि नहीं किया वो देखना पड़ता है। अगर किसी इंडिविजुअल ऐसे का ऑब्जेक्टिव नहीं आप अचीव कर पाए तो वो आप इस समरी से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हेल्पफुल द ऑडिटर टू कंसीडर वेदर देयर इज एनी इंडिविजुअल रिलेवेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव टू द ऑडिटर कैन नॉट अचीव, ओके। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का एक ही चीज बोलता है, सब कुछ हमारा कवर होना चाहिए, दैट वुड प्रिवेंट द ऑडिटर फ्रॉम अचीविंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। अगर एक भी ऐसे का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमने मिस कर दिया ना तो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा मिस हो जाता है, ठीक है। तो ये था, इतना ही है, अराउंड 1 आवर के अंदर अंदर हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन भूल से ज्यादा दे दिया, जो मेरी गलती हो गई। नेक्स्ट में हम ट्राई करेंगे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हम थोड़ा और कम कर दे, क्योंकि ऐसे 230 को 30 मिनट्स या 45 मिनट्स लगने चाहिए, 15 मिनट हमने एक्स्ट्रा लगाए, बट एक्सप्लेनेशन भी हमने थोड़ा दे दिया ज्यादा ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।